कभी सोचा है कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का सीधा असर किसी की जेब पर कैसे पड़ सकता है? आजकल हर तरफ यही खबर है कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। तो सवाल यही है कि भारतीय रुपया आखिर ऐतिहासिक रूप से इतना नीचे क्यों जा रहा है। आइए इसका जवाब ढूंढते हैं, लेकिन शुरुआत एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करने से करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, गिरते रुपए का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था फेल हो रही है। असल में ये कहानी भारत से ज्यादा अमेरिका और डॉलर के बारे में है। देखिए, किसी भी चीज की तरह करेंसी की कीमत भी डिमांड और सप्लाई का सीधा सा खेल है। जिस चीज की मांग ज्यादा होती है वो महंगी हो जाती है। ठीक उसी तरह जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो वो मजबूत होता है और उसके सामने रुपया कमजोर हो जाता है। बस यही पूरा खेल है। तो रुपए की इस गिरावट की कहानी की जड़ें असल में डॉलर की दुनिया भर में जो बादशाहत है उसमें छिपी हैं। चलिए समझते हैं कि कैसे। अमेरिकी डॉलर को यूं ही दुनिया की करेंसी का राजा नहीं कहते। इसके पीछे ठोस वजह हैं। दुनिया का 80% से ज्यादा व्यापार डॉलर में होता है। कच्चा तेल खरीदना हो, कोई नई टेक्नोलॉजी हो या शिपिंग का बिल भरना हो, सब कुछ डॉलर में ही होता है। यही वजह है कि दुनिया के सेंट्रल बैंक्स इसे एक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह अपने पास रखते हैं। अब सोचिए, जब अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरें बढ़ाता है तो वो पूरी दुनिया के पैसे के लिए एक चुंबक बन जाता है। निवेशक ज्यादा मुनाफे की तलाश में भारत जैसे बाजारों से अपना पैसा निकालकर सीधे अमेरिका में लगा देते हैं। तो ये विदेशी निवेशक रुपए को कमजोर कैसे करते हैं? प्रक्रिया बहुत सीधी है। सबसे पहले वो भारतीय बाजार में अपने शेयर और बॉन्ड बेचते हैं। फिर उससे जो रुपए मिलते हैं उन्हें डॉलर में बदलते हैं और आखिर में उस डॉलर को भारत से बाहर ले जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से अचानक मार्केट में डॉलर की मांग बढ़ जाती है और नतीजा, रुपया नीचे गिर जाता है। डॉलर की वैश्विक ताकत तो एक बात है, लेकिन कुछ घरेलू कारण भी हैं जो रुपए पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। इसे एक आसान हिसाब से समझिए। भारत डॉलर कमाता है, जैसे कि अपनी आईटी सर्विसेज और दवाइयां बेचकर, लेकिन भारत डॉलर खर्च भी करता है, जैसे कच्चा तेल, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने पर। समस्या ये है कि हमारा डॉलर का खर्चा हमारी डॉलर की कमाई से कहीं ज्यादा है और इसी घाटे को ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटा कहते हैं। और इस घाटे का सबसे बड़ा कारण क्या है? कच्चा तेल। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल बाहर से मंगवाता है और इसका पेमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉलर में होता है। ये हमारे डॉलर रिजर्व पर सबसे बड़ा बोझ है। एक और अंदरूनी कारण है कॉर्पोरेट कर्ज का एक दुष्चक्र। होता क्या है कि भारतीय कंपनियां अक्सर सस्ता ब्याज देकर डॉलर में लोन ले लेती हैं, लेकिन जैसे ही किसी भी कारण से रुपया थोड़ा भी कमजोर होता है, उसी लोन को चुकाने की लागत रुपयों में बहुत बढ़ जाती है। फिर घबराहट में कंपनियां और डॉलर खरीदने लगती हैं, जिससे रुपया और तेजी से नीचे चला जाता है। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्कर बन जाता है। अच्छा, ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी आर्थिक बातें, लेकिन सवाल ये है कि इन सब का आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, कमजोर रुपए के दो पहलू हैं। एक तरफ नुकसान है, जैसे कि विदेश घूमना, विदेश में बच्चों को पढ़ाना और बाहर से आने वाला हर सामान महंगा हो जाता है। लेकिन इसका एक फायदा भी है। जो लोग या कंपनियां अपना सामान विदेश में बेचकर डॉलर कमाते हैं, जैसे कि हमारा आईटी और फार्मा सेक्टर, उनकी कमाई बढ़ जाती है। साथ ही विदेश से जो लोग अपने घर पैसे भेजते हैं, उनके परिवार को यहाँ ज्यादा रुपए मिलते हैं और इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। नया स्मार्टफोन या लैपटॉप खरीदना महंगा हो जाता है, सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा असर पड़ता है पेट्रोल डीजल पर। और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो फिर सब्जी से लेकर घर के हर सामान की कीमत पर असर पड़ना तय है। तो क्या स्थिति पूरी तरह से निराशाजनक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। रुपए की वापसी मुमकिन है, लेकिन इसके लिए एक सोची समझी और यथार्थवादी योजना की जरूरत है। आइए देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। याद है, हमने शुरू में डिमांड और सप्लाई की बात की थी। सारा समाधान वहीं छिपा है। रुपए को मजबूत करने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो हम डॉलर की मांग कम कर दें या फिर बाजार में किसी तरह डॉलर की सप्लाई बढ़ा दें। इसे 3 हिस्सों में देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचकर बाजार को कुछ वक्त के लिए शांत कर सकता है।
मीडियम टर्म में हमें अपना निर्यात बढ़ाना होगा और गैर ज़रूरी आयात पर काबू पाना होगा। लेकिन असली और स्थायी समाधान लॉन्ग टर्म है। तेल पर हमारी निर्भरता को कम करना और भारत को एक ऐसा देश बनाना जो जितना खरीदता है उससे कई ज़्यादा दुनिया को बेचता है। और हाँ, ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि कौन से रास्ते बिल्कुल काम नहीं करते। सरकार जबरदस्ती रुपये का रेट तय नहीं कर सकती, डॉलर की मांग पर बैन नहीं लगा सकती, या फिर सिर्फ भावनात्मक और राजनीतिक बयान देने से भी कुछ नहीं बदलता। करेंसी का बाजार अर्थशास्त्र के ठोस नियमों पर चलता है, किसी की इच्छाओं पर नहीं। तो भविष्य में हमें रुपयों से क्या उम्मीद करनी चाहिए? क्या एक नया न्यू नॉर्मल बन रहा है? अब एक बहुत दिलचस्प बात जो शायद आपको चौंका दे। थोड़ा बहुत कमजोर रुपया अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा बुरा नहीं होता। चीन, जापान और साउथ कोरिया जैसी दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतों ने जानबूझकर अपनी करेंसी को थोड़ा कमजोर रखा ताकि उनका सामान दुनिया के बाजार में सस्ता और आकर्षक बना रहे, और इसी रणनीति ने उन्हें एक्सपोर्ट का बादशाह बना दिया। अगर इस पूरे खेल पर खुद नजर रखनी हो तो बस इन 4 चीजों पर ध्यान दे। विदेशी निवेश का आना जाना, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अमेरिका की ब्याज दरें और हमारा व्यापार घाटा। ये 4 इंडिकेटर्स आपको रुपये की पूरी कहानी खुद बता देंगे। तो कुल मिलाकर आखिरी बात यही है कि रुपये का गिरना भारत की अर्थव्यवस्था की किसी बड़ी नाकामी का संकेत नहीं है, बल्कि ये डॉलर की वैश्विक ताकत और दुनिया भर में पैसे के बहाव की एक कहानी है। और अंत में एक सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है, क्या हमारा असली लक्ष्य एक चट्टान की तरह स्थिर रुपया होना चाहिए, या फिर एक ऐसा रुपया जो थोड़ा लचीला हो लेकिन देश के निर्यात और विकास को तेजी से आगे बढ़ा सके? इस पर सोचिएगा जरूर।